हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के लिए, जहां स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के लिए हम देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन डी और ये आपको कैसे लिखना होता है, क्योंकि यही जो है आपको बोलते हैं ना मार्क्स दिलवा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जो सेक्शन ए बी सी आप लिखते हो ना वो तो ठीक है, लेकिन डी ई में जो मार्क्स कवर करते हो ना वही आपके स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं। जहां अगर सेक्शन डी और ई अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो स्कोर भी अच्छे से ही मिलेंगे, जिससे कि आपके इंग्लिश के मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। बट सेक्शन डी और ई लिखने से पहले जो है आपको ध्यान में बात ये रहनी चाहिए कि सेक्शन ए बी और सी के लिए जो है आपको 1 आवर एंड 15 मिनट्स ही लगे। बाकी का जितना भी टाइम है वो आपको देना है सेक्शन डी और ई के लिए। क्यों सेक्शन डी और ई इतना टाइम कंज्यूमिंग है? द रीजन इज कि पहला रीजन कि आपको खुद सोच के लिखना होता है ना। और समटाइम्स खुद सोचने के साथ साथ कुछ कुछ टॉपिक्स में डीप रीडिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है, जिसके लिए अगर आपने इसमें टाइम जो है अगर कम दिया तो मान लो फिर आप लिखोगे भी तो टाइम के अकॉर्डिंग एकदम ऐसे वैसे ही फटाफट में जल्दी जल्दी में। फिर हम जल्दी जल्दी में कैसे लिखते हैं? जैसा आया वैसे लिखते हैं। लेकिन जैसा आया वैसा सेक्शन डी और ई के लिए करेंगे ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, यही जो है वो हमें स्कोर दिलाता है। और जो स्कोर दिला रहा हो वो उसको क्यों छोड़ना, फिर उसको जैसे तैसे क्यों लिखना। इट इज बेटर कि उसको जो है डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग एंड साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छे से अटेम्प्ट करो। जिसमें से सेक्शन डी में फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन का, जो कि अनसीन होता है, जो कि 5 मार्क्स में आता है। 59, 60, 61, 62 एंड 63 ये 5 क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। जहां कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ भी आ सकता है और पोयम भी आ सकती है अनसीन। अब पैराग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पोयम वहां पे जो है थोड़ा सा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लगेगी, क्योंकि एज यू नो पोयम ऑलवेज यूज टू कंटेन डीप मीनिंग विद इट। इसी के साथ ही अब इन सब को कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके रूल्स देखेंगे, और इन सब में उन क्वेश्चंस में जो 5 क्वेश्चंस है आपको ये 59 टू 63 में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी हम देखेंगे। जहाँ कॉम्प्रीहेंशन जैसे कि मैंने बताया या तो फिर पैराग्राफ में भी पूछ सकते हैं या तो फिर पोएम फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जो है वो दोनों चीज के लिए प्रिपेयर होना होगा। इट कैन बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, जो कि हमें पता ही है कि जनरली क्वेश्चन आंसर तो आती है, बट समटाइम्स एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हैं। और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि मीनिंग और अपोजिट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आते हैं, और समटाइम्स ट्रू और फॉल्स भी आते हैं। जरूरी नहीं कि पांचों पांच के क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही दिए गए हो। हमें सब चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई एमसीक्यू भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जहां हमें मीनिंग भी बताना हो कोई वर्ड का, या कोई वर्ड का हमें अपोजिट भी बताना हो, और साथ साथ में पैराग्राफ या पोएम रीड करके हमें ट्रू और फॉल्स भी बताना हो। अब कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी आप अगर क्वेश्चन और आंसर लिख रहे हो तो एट दैट टाइम पे जो है नेवर यूज सेम वर्ड्स। कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि पैराग्राफ रीड कर लिया है, ठीक है, या फिर पोएम रीड कर लिया है, अगर समझ नहीं आ रहा हो या कुछ नहीं हो रहा हो ना, या फिर समझ भी आ रहा हो, टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं ना, टाइम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं करा है या फिर टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया है, तो जिसके कारण जैसे तैसे जो है कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं। बट ये बात आप लोग को नहीं पता होती कि कॉम्प्रीहेंशन में आपको एकदम बैठे मार्क्स ही लेना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब सिनोनिम्स आपको पूछा हो। बाकी एमसीक्यू भी अगर आप पैराग्राफ या पोएम रीड करोगे तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और रही बात ट्रू और फॉल्स की, तो उसमें भी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दिक्कत मेन कहाँ आती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ लेते हैं ना तो आधों को तो पता ही नहीं होता है कि पैराग्राफ में ये वर्ड भी पूछा होता है। जैसे कि मैंने कहा पहला रूल यही होना चाहिए कि कभी भी नेवर यूज सेम वर्ड्स। अगर आपने पैराग्राफ रीड किया और क्वेश्चन रीड किया और क्वेश्चन के रिलेटेड पैराग्राफ में जो हमें दिखा उसको एज इट इज एज अ आंसर छाप दिया, तो मैं सच्ची बता रही हूँ चेकर ना यही सोचेगा कि या तो उसको लिखना नहीं आता, या तो फिर 12th स्टैंडर्ड ने एफर्ट्स ही नहीं दिखाए कि रीड करके या अपने दिमाग से कुछ चेंजेस करें।
नेवर राइट एज इट इज एज गिवन इन पैराग्राफ और पोयम, यूज योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, और हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर होना चाहिए। जहां पे सेकेंड रूल ये आता है कि हमेशा पैराग्राफ या पोयम रीड करने से पहले ना पहले उसके क्वेश्चंस पढ़ जाओ। हाँ, पहले उसके क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ो और दिमाग में फिट कर लो कि भाई 5 के 5 क्वेश्चंस हैं। अब जब पैराग्राफ या पोयम रीड कर रहे हो ना, एट दैट टाइम कौन सा आंसर किसका क्या लग रहा है ना, लाइटली हाईलाइटेड कर लो कि हाँ भाई इसका आंसर ये है। लेकिन मेक श्योर अगर जब आप आंसर हाईलाइट कर रहे हो तो पहले रूल को हमें याद रखना है कि हमें एज इट इज नहीं लिखना है, हमें लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया है। सो रीड क्वेश्चन फर्स्ट का फायदा ये होता है कि जब हम पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करते हैं ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं और स्टार्टिंग में हम लोग को पता चल जाता है कि इसका आंसर ये होगा एट द टाइम ऑफ रीडिंग विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग। एट द टाइम ऑफ रीडिंग हमें क्वेश्चन पहले रीड करने का फायदा ही यही है कि पहले रीड कर लिया ना, बिना अंडरस्टैंडिंग के भी हमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो जिन जिन के आंसर्स हमें मिल जाते हैं वो हम पहले लिख भी देंगे। नो ओवर राइटिंग ऑफ आंसर। अब जितना आपको पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही पूछो। अब ओवर राइटिंग पता है कब होती है, जब आप लोग ना क्वेश्चन में ऐसे आप लोग, हाँ सम मोमेंट आते हैं कि जहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका आंसर तो भाई इधर से इधर तक ही होना चाहिए, लेकिन क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और कितना आंसर रिक्वायर्ड है वो आप में समझ होनी चाहिए। और एट द टाइम ऑफ रीडिंग आपको पता भी चल जाना चाहिए, क्योंकि ओवर राइटिंग का है ना एक्स्ट्रा मार्क वो और काट लेगा कि इतना तो आंसर ही नहीं है कि जितना तूने बना दिया हो। चेकर के माइंड में यही चलता रहेगा, क्योंकि चेकर ना मार्क्स देने में नहीं, कट कहाँ करने हैं। अगर जिसका अच्छा पेपर भी होगा ना, वो मार्क्स कट ज्यादा कहाँ करने हैं उसके पीछे ही भागेंगे। तो जिसके कारण कभी भी आंसर को ना ओवर राइट मत करना, जितना पूछा है क्वेश्चन में उतना ही होना चाहिए। 1 मार्क में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि 3 या 4 लाइन, या मान सकते हैं 2 लाइन से ज्यादा आंसर होंगे भी नहीं। अब पैराग्राफ्स में आप आंसर लिख दो तो फिर कैसे चलेगा, 6 7 8 लाइन का आंसर तो टोटली रॉन्ग भी दे देंगे समटाइम्स कि इतना आंसर रिक्वायर भी नहीं है, फिर भी स्टूडेंट ने जो है जैसा क्वेश्चन पूछा है उसमें लॉन्ग आंसर लिख दिया है। इन केस नॉट अंडरस्टैंड द पैरा और पोयम, राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन। अब ये जो 4th रूल है ना, पता है कब अप्लाई करना है? जनरली ये अप्लाई आपको करना है पोयम में, कि जब आपको पूछी गई हो पोयम, जैसे कि मैंने कहा पोयम रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप थिंकिंग। पोयम में ना हमेशा हिडन कुछ ना कुछ छुपा ही होता है, तो जिसके कारण जो है हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पोयम आखिर कहना क्या चाहती है। कि भाई वो होता है ना कि कहना क्या चाहते हो भाई, सेम लाइक दैट हमें पोयम के सीन में ऐसा होता है। अब पोयम के सीन में अगर ऐसा हो रहा हो तो एट दैट टाइम हमारा लास्ट ऑप्शन वही बचता है कि क्वेश्चन के रिलेटेड हम पोयम के पैराग्राफ में से आंसर लिखें, लेकिन मेक श्योर एज इट इज नहीं होना चाहिए। अगर वो आंसर भी आप लिख रहे हो तो थोड़ा अपने दिमाग से भी लिखो कि हाँ भाई एज इट इज मैंने ऊपर से नहीं लिखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है। और रही बात लास्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कहाँ दिक्कत देते हैं कि भाई हम जब पैराग्राफ रीड कर रहे होते हैं ना, तो हम हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग को भी भाई टेंशन रहता है कि भाई पीछे का पूरा पेपर लिखना बाकी है, ये लिखना है, अभी तो वो लिखना है ना। इसलिए इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट खत्म करने की करते हो। और 1 मार्क के लिए समटाइम्स क्वेश्चन भी छोड़ देते हो कि छोड़ो यार 1 मार्क का ही तो है, 1 मार्क का है लेकिन थोड़ा सा ब्रेन यूज करोगे ना तो 1 मार्क भी आप नहीं छोड़ोगे, बिकॉज स्कोरिंग इज इम्पोर्टेंट एंड सेक्शन डी एंड ई इज स्कोरिंग पॉइंट्स वाले हैं दोनों सेक्शन। तो जहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी कि समटाइम्स पैराग्राफ या पोयम में से आपको किसी चीज का मीनिंग पूछ ले या बोल दे कि इस वर्ड का अपोजिट बताओ, तो सबसे पहले तो है ना वो वर्ड आपको फाइंड आउट कर लेना है कि पैराग्राफ में और पोयम में वो वर्ड है कहाँ पे, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कि चलो ये लाइन से ये लाइन तक, ये सेंटेंस से ये सेंटेंस तक जो है वो
वर्ड हमारा है। अब वर्ड फाइंड करने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या उसका मीनिंग होगा, क्योंकि मीनिंग अगर हमें वर्ड का पता होगा तभी तो हम उसका सिनोनिम्स, उसका मीनिंग लिख पाएंगे, और क्या तो फिर उसका अपोजिट लिख पाएंगे। और अगर वर्ड कुछ बोलते ना टिपिकल दे दिया हो, भाई बोर्ड्स वालों को मैं जानती हूँ आप लोग को इतना इजी भी नहीं देंगे, अगर कुछ ऐसे वैसे भी वर्ड्स दे दे जो बोलते ना टिपिकल हो या हार्ड हो, आपको समझ ही नहीं आ रहे हो, एक ही सिंपल सॉल्यूशन है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालो। पैराग्राफ एक बार आप पढ़ोगे तब आपको मैंने कहा था कि पहले सबसे पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिन जिन के आंसर मिल गए ना उनको सबसे पहले लिख दो। सेकेंड टाइम की जो आपकी रीडिंग होगी ना उसमें यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि सेकेंड टाइम रीड कर रहे हो या टाइम बर्बाद कर रहे हो तो क्या मतलब, फिर मीनिंग तो समझो, रीड करने से क्या फायदा वो 1 मिनट में। तो सेकेंड टाइम हमेशा जब भी रीड कर रहे हो तो उसका मीनिंग समझ ही लो, और जहां वो वर्ड दिया हो, जहां आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दिया हो, एंटोनिम, उसको मैंने जैसे कहा कि उस लाइन को आपको मार्क कर लेनी है। लाइन को मार्क करने के बाद अंडरस्टैंड द मीनिंग अकॉर्डिंग टू लाइन, सिंपल सॉल्यूशन। अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो आप छोड़ने ही वाले हो, मुझे पता है, लेकिन इतने भी आप, मुझे पता है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स इतना तो थिंक करते ही है यार कि भाई आप लोग मीनिंग जो है इजीली निकाल पाओगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ड की एज इट इज आपको वर्ड दे दिया और इसका मीनिंग क्या है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका मीनिंग है क्या। बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो हम मीनिंग निकाल सकते हैं ना कि ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है भाई। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब हम मीनिंग निकालेंगे तो हमारे लिए सिनोनिम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है जानने को इजी हो जाएगा। और यही जो है इजी ट्रिक फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वही अगर हमें एमसीक्यू मिले तो एमसीक्यू के तो भाई ऑप्शंस होते ही, अगर हम पैराग्राफ पढ़ रहे तो उसी टाइम हमें एमसीक्यू के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के लिए मस्ट ट्रिक, जहां हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, और लास्ट आता है ट्रू और फॉल्स। थोड़ा मेंटली प्रेजेंट होके पढ़ना कि भाई कहना क्या चाह रहा है वो पैराग्राफ या पोयम, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई सेंटेंस उस पैराग्राफ में से दे दे आपको और पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि नहीं ये सेंटेंस फॉल्स है या फिर ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, क्योंकि तो वो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी ट्रू और फॉल्स की एज आई नो पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम होगी, बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे क्वेश्चन आंसर तो देखो कंपलसरी होगा ही, शॉर्ट आंसर, और एमसीक्यू समटाइम्स पूछते हैं, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से तो भाई कभी कभी डिपेंड करते हैं उनका क्या मूड होता है तो वो पूछ लेते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन आंसर तो आएगा ही, और क्वेश्चन आंसर की ट्रिक आपको पता ही है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर पैराग्राफ में से या पोयम में से फटाफट करना है। और क्यों मैंने बोला कि सेक्शन ए और बी और सी साथ में 1 आवर एंड 15 मिनट्स में खत्म हो जानी चाहिए, ये देखो डीप रीडिंग, अगर पोयम पूछ ले आपको, कॉम्प्रिहेंशन ना, कॉम्प्रिहेंशन में पोयम पूछे, पैराग्राफ नहीं पूछ के, पैसेज रीडिंग नहीं पूछ के, तो पोयम रिक्वायर्स टाइम टू अंडरस्टैंड, है ना। इसलिए जो है पोयम के लिए हमें जब टाइम लग रहा है तो बाकी के सारे टॉपिक्स भी कुछ कुछ होंगे, जैसे नोट मेकिंग हुआ या फिर कुछ पैसेजेस हुए जिसमें से हमें सेंटेंस लिखने हैं, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग है जहां हमें खुद रीड करके खुद थिंक करके लिखना है। और वही जो चीज है कॉम्प्रिहेंशन में भी होगी तो हमें इसके लिए टाइम लगेगा, तो लास्ट का जो जितना भी टाइम है ना वो हमें अच्छे से यूज करना है, अपना दिमाग शांत रखना है और अटेम्प्ट करना है। और ये टॉपिक जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा अच्छे से कि कैसे लिखना है। और अब इसमें जो है किसी के भी क्वेश्चन आंसर या फिर कोई भी प्रकार के आंसर्स जो है जहां तक वो छूटने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आप शांत माइंड रख के अच्छे से सब कुछ करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि एक एक मार्क भी कीमती है इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क्स कट होते हैं और बोर्ड्स में भी मार्क्स कट होंगे ही। सो मेक श्योर आपको स्कोरिंग वाले को जो है अच्छे से अटेम्प्ट करना है, डी और ई को, एक एक मार्क भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 64 नंबर का, जिसमें आपको आता है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जहां आपको एडवर्टाइजमेंट जो है कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है, नो ऑप्शन। अब एडवर्टाइजमेंट को जो है दो तरीके से लिखा जाता है, या तो फिर पोस्टर फॉर्म में या तो फिर क्लासिफाइड फॉर्म में।
जहाँ पोस्टर फॉर्म में आपको पूरी सप्लीमेंट्री का जो पेज है वो कवर करके अच्छे से एक पोस्टर बनाना होगा, और वहीं क्लासिफिकेशन में जो है 5 to 7 लाइंस का एडवर्टाइजमेंट का क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ 5 to 7 लाइंस ही इंक्लूड करेगा। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पोस्टर मेकिंग को समझते हैं कि पोस्टर मेकिंग को जो है वो कैसे लिखा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। अब सबसे पहले स्टार्टिंग तो आपको हेडिंग से ही करनी है कि पोस्टर में भी आपको हेडिंग डालनी है कि आप किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, चाहे वो फिर आप शॉप रिलेटेड भी लिखो कि भाई टॉयज की शॉप है या फिर क्लोथ्स की शॉप है, आपको एडवर्टाइजमेंट के हेडिंग तो देनी ही है कि किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है एट द स्टार्टिंग ही। एंड सेकेंडली आपको यूज करना है डिफरेंट फॉन्ट्स। मेक श्योर जब भी आप पोस्टर बना रहे हो तो वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अलग अलग हैंडराइटिंग जो है वो यूज करनी ही होगी, और जिसके कारण जब आप अलग अलग फॉन्ट्स यूज करोगे, अलग अलग फॉन्ट साइज, या फिर बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट लिखने का तरीका, जिनको कैलीग्राफी आता होगा ना वो भी अपनी जितनी भी टैलेंट्स है ना ये पोस्टर मेकिंग में दिखा दो, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में ना आप लोगों को जितना अट्रैक्टिव बनाओगे ना उतने ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा दिखेगा मार्क्स के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। अब समटाइम्स किसी किसी की ड्राइंग्स अच्छी होती है, तो पोस्टर मेकिंग में ये एक और बेनिफिट है कि आप छोटी छोटी जितनी भी हो ड्राइंग्स किसी भी चीज के रिलेटेड का मीनिंग ये होता है कि अगर आपको क्लोथ्स का सेल करना हो, ठीक है, क्लोथ्स की एडवर्टाइजमेंट करनी हो, तो एट दैट टाइम पे आप छोटे छोटे क्लोथ्स के फिगर्स बना सकते हो, है ना, या तो फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज हुई, या तो फिर समटाइम्स हाउस को हम रेंट में दे रहे हो, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट दिया उसके रिलेटेड ही जो है आपके सिंबल्स या फिर ड्राइंग्स होनी चाहिए। और मेक श्योर अगर आप पोस्टर मेकिंग बना रहे हो ना तो उसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। सारे पॉइंट्स यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी क्लोथ के शॉप की, तो वहां कितने परसेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, कितने परसेंट सेल मिलने वाला है, कितने परसेंट सेल है ना, डिस्काउंट कितने परसेंट है, और ये सेल कब तक है, सारी डेट्स मेंशन होनी चाहिए कि ये सेल कब से कब तक है, किन किन चीजों पे कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, और साथ साथ में किन किन चीजें की क्या क्या प्राइस है, एड्रेस, और क्या क्या मटेरियल्स जो है आप लोग सेल कर रहे हो उनकी सारी जो डिटेल्स है एक कॉर्नर में कह सकते हैं हेड पॉइंट्स बना के आ जाना चाहिए। थोड़े बहुत फिगर्स बनाओ, फॉन्ट साइजेस अपनी चेंज रखो, राइट, और साथ साथ में क्या क्या आपको डिटेल्स अंदर डालनी है वो भी कवर हो जाना चाहिए। अब एडवर्टाइज कर रहे हो तो मेक श्योर अपनी डिटेल्स यानी कि एड्रेस हुआ या कॉन्टेक्ट हुआ आपको मेंशन करना है। अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ साथ अपना नेम भी मेंशन करो, राइट, बिकॉज इट लुक्स गुड। एंड पोस्टर मेकिंग ऐसे ही बनाओगे तो वही परफेक्ट लगेगा कि जिसमें आपको फॉन्ट साइज चेंज रखना है, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। इफ आपको अलग अलग ड्राइंग्स करनी आती हो टॉपिक के रिलेटेड वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, और ये सारे टॉपिक्स जो है आपको कवर करने हैं पोस्टर मेकिंग में। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन फॉर्म। क्लासिफिकेशन फॉर्म यानी कि शॉर्ट सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पे भी एट द टॉप आपको हेडिंग ही लिखनी है कि किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन पोस्टर मेकिंग में और इसके अंदर क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम एज इट इज एडवर्टाइजमेंट को लिख सकते हैं कि हम किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में ऐसे नहीं हो रहा है। अगर हम किसी चीज का रेंट का कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हेडिंग में भी रेंट ही लिखना है, तो फिर ऐसे नहीं लिखते हैं हम हाउस फॉर सेलिंग, नहीं, हमें हाउस जो है वो रेंट पे देना है, या फिर हाउस फॉर सेलिंग है तो फॉर सेल लिखेंगे हेडिंग में, है ना, फॉर सेल लिखेंगे। और अगर कुछ रेंट पे देना हो तो एट द टॉप ऑफ द टाइटल आपको लिखना है रेंट। जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड मैच हो रहा है वही जो है क्लासिफिकेशन फॉर्म में आपकी हेडिंग होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको सिचुएशन बता दूं, सिचुएशन वैकेंट हो, वैकेंट मतलब कि समटाइम्स जॉब की वैकेंसीज नहीं निकलती है कि जहां बहुत सारी वैकेंसीज होती है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इस वैकेंट सिचुएशन में आपको अप्लाई के लिए कैसे लिखना होगा कि सिचुएशन भाई कौन सी है, वैकेंट सिचुएशन है, टाइटल आपने लगा दिया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, जहां आपको कैसे रिक्रूटमेंट्स करने हैं, है ना, कैसे कैसे सिलेक्शन करने हैं
क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उन लोगों में, तो वो सारी आपको मेंशन करनी है कि मुझे एक कैंडिडेट में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। और वैसी ही वैकेंसी जो है हमने निकाली है, जहां आपको मेंशन करना है कि भाई क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक पढ़े हुए होने चाहिए, किस चीज का आपका काम है वो भी जो है अच्छे से डिस्क्राइब आपको करना है। एट द एंड आपको ये एंड कर देना है कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ और अपने नेम के साथ। इसमें लिखा ही है 5 to 7 लाइन से ज्यादा क्लासिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए, इनफ है। 5 to 7 लाइन आपकी सप्लीमेंट्री की, जहाँ एक लाइन तो टाइटल की आ जाएगी, एक लाइन लीव करके आपको शॉर्ट सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस में जो है इसको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि एकदम छोटे छोटे वर्ड्स कह सकते हैं आपको, है ना, उसी में ही जो है क्लासिफिकेशन फॉर्म आपको लिखना है। देखने जाए ना तो एडवर्टाइजमेंट दोनों ही इजी है, चाहे वो पोस्टर फॉर्म हो। बस इतना है कि पोस्टर फॉर्म थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। इसमें जो है एज इट इज आपको शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में लिख देना है क्लासिफिकेशन फॉर्म में। जहाँ समटाइम सिचुएशन वांटेड की भी होगी। वांटेड यानी कि कैसे एप्लीकेंट्स हमें चाहिए, अगर हमें अकाउंटेंसी के एप्लीकेशन चाहिए या फिर हमें इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ही, इकोनॉमिक्स के भी एनालिसिस के या फिर स्टेटिस्टिक के ही, डिपेंड करता है ना कि कैसी सिचुएशन है। तो वांटेड यानी कि हमने अगर वैकेंसी निकाली है तो हमें सिर्फ ऐसी ही क्वालिफिकेशन जिसके पास हो वैसे ही लोग चाहिए। सिचुएशन वैकेंट यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वांटेड में यानी कि जो टॉपिक दिया हुआ है ना कि हाँ हमें सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए चाहिए, या तो फिर हमें सिर्फ सेल्समैन ही चाहिए जिसे सेल्स का पूरा एक्सपीरियंस हो, तो वो जो है वांटेड की सिचुएशन में आएंगे। लॉस की सिचुएशन, जब कोई चीज लॉस हो गई हो, कहाँ लॉस हुई हो, किधर लॉस हुई हो, कैसे लॉस हुई हो, सारी चीज जो है आपको मेंशन करनी है। जो चीज लॉस हुई हो उसका कलर हो या फिर कोई भी जो भी उसके सिंबल्स हो वो आपको मेंशन करने हैं, ताकि आपको सामने वाला कांटेक्ट कर सके ना, कि आपको अगर मिल रही हो तो एट द एंड इसमें भी आपको कांटेक्ट डिटेल्स ही देनी है। टू लेट, किसी चीज को भाड़े पे देना हो, सेल एक्सेट्रा, किसी चीज की सेल करनी हो, डिपेंड करता है ना कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज का हो। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे एडवर्टाइजमेंट कैसे आपको लिखना है, इजी है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्वेश्चन 65, जिसमें या तो फिर आता है नोट मेकिंग और उसके ऑप्शन में डेटा इंटरप्रिटेशन एंड समटाइम्स रीड द लाइंस एंड मेक द सेंटेंसेस। ओके, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोट मेकिंग के बारे में कि नोट मेकिंग कैसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन 65 आपके ऑप्शन में आ रहा है, तो आप लोगों के पास भी ऑप्शन है कि या तो फिर आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट करो, या तो फिर जो डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर जो भी आए उसके ऑप्शन में। मोस्ट प्रोबेबली डेटा इंटरप्रिटेशन ही आएगा कि आपको इंटरप्रेट करना है, राइट। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन करो या फिर नोट मेकिंग करो, बट कॉन्सेप्ट आपको दोनों क्लियर होने चाहिए कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं नोट मेकिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर नोट मेकिंग सबसे पहले तो आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है। अब सेक्शन डी और ई क्यों टाइम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको खुद रीड करना होता है ना, ये मैंने पहले भी बताया था। इसमें आपको खुद रीड करना पड़ता है, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप राइटिंग ही इसको मार्क्स दिलवाएगी। और ये जो है छोड़ने जैसे तो सेक्शन है ही नहीं, इंग्लिश में यही आपको पास करवाएंगे, यही समझो। तो सेक्शन डी में सबसे पहले नोट मेकिंग को भी जो है आपको आफ्टर रीड द पैसेज या फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन क्लियर किया ना, तो इसको भी जो है अच्छे से आपको रीड ही करना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ को या पोयम को हमने रीड करा है, उसके बाद आंसर्स लिखे ना अच्छे से सोच समझ कर, वैसे नोट मेकिंग को भी जो है अच्छे से पैसेजेस रीड करके जो है हमें सबसे पहले तो इसका ढूंढना है टाइटल। जहां आपकी रीडिंग केयरफुली होगी तभी आप टाइटल समझ पाओगे अकॉर्डिंग टू रीडिंग, कि हमने रीड किया है पैराग्राफ्स तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है हमारा टाइटल, है ना। नेक्स्ट आता है आप कैसा कंटेंट लिख रहे हो उसके अंदर। नोट मेकिंग में कंटेंट के नाम पे आपको सिर्फ सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स ही तो लिखनी है। सबसे पहले हेडिंग्स आनी चाहिए और हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स आनी चाहिए, और लास्ट में आपको एंड कर देना है एब्रीवेशन से। अब एब्रीवेशंस आपके लिए न्यू टॉपिक है कि एब्रीवेशंस यानी क्या। एब्रीवेशन इंक्लूड्स जो भी शॉर्ट फॉर्म्स पूरे नोट मेकिंग में आप लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म्स किसका, वर्ड्स का,
वही जो है आपको एक लिस्ट बना के इधर एक साथ लिखना है। अगर मान लो समटाइम्स आपने हेडिंग दी है कि भाई जैसे पॉपुलेशन की मैं अगर एग्जांपल ले लेती हूँ कि भाई पॉपुलेशन वर्ड है, उसको आपने पूरा नहीं लिखकर कहाँ पे हेडिंग में पॉपुलेशन ऑफ पीपल या फिर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मान लो कि ये सब हेडिंग है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया की पॉपुलेशन में क्या क्या आना चाहिए, सब हेडिंग्स बाद में हम देखेंगे, राइट। तो ये एक आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल स्पेलिंग ऑफ पॉपुलेशन, आप लोगों ने सिर्फ लिखा हो POPL और यहाँ पे एक डॉट रख दिया हो, राइट। तो इसके बाद ये आपने जो लिखा है ना, यहाँ पे आपको फुल स्पेलिंग मेंशन नहीं करनी है। अब इसकी फुल स्पेलिंग जो है आपको मेंशन करनी होगी एब्रीवेशंस में, एब्रीविएशंस एट द एंड, जहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस ही आएगा कि जहाँ पे नंबर 1 में आप लिखोगे कि भाई मैंने POPL वर्ड यूज किया है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। और ऐसा जरूरी नहीं है, किसी भी वर्ड्स को जो है आप एब्रीवेशंस बना सकते हो, जो आपको सुटेबल लग रहा हो कि हाँ भाई इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस, अब जैसे कि वर्ड ले लो इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस का आप लिख सकते हो ना IMP, IMP इसका एब्रीवेशन हुआ ना। तो ये एट द राइटिंग ऑफ हेडिंग या फिर सब हेडिंग्स, एट दैट टाइम पे आप इसका शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म्स आपको कहाँ मेंशन करने हैं विद स्पेलिंग, कि भाई एब्रीवेशंस में नंबर 2 डाल दो कि भाई ये सेकंड हमारा एब्रीवेशन हमने बनाया। हेडिंग एंड सब हेडिंग दोनों के अंदर जो है आप यूज कर सकते हो एब्रीविएशंस। अब हेडिंग कैसे बनानी है और सब हेडिंग कैसे बनानी है, ये आपको पता चलेगा डीप रीडिंग से, है ना। जब तक आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा या जब तक आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तब तक आपको नहीं समझ आएगा। जनरली पैराग्राफ में बताया ही होता है, क्लासिफाई दिया ही होता है कि क्या क्या 2 टाइप्स हो सकते हैं, या फिर समटाइम्स इंपॉर्टेंस दिए होते हैं, फीचर्स दे रखे होते हैं या फिर टाइप्स दे रखे होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर ही जो है आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग बनानी होती है। टाइप्स क्या हो जाएंगे, हमारे सब हेडिंग हो जाएंगे, और हेडिंग क्या हो जाएगी, टाइप्स, है ना। इंपॉर्टेंस हमारी सब हेडिंग हो जाएगी, और इंपॉर्टेंस कौन से इंपॉर्टेंस है वो हमारे सब हेडिंग के पॉइंट्स हो जाएंगे। और ऐसे करके उसमें भी आपको कोई वर्ड्स लग रहा हो जिसको आप एब्रीवेशंस बना सकते हो, तो एट दैट टाइम पे आपको एब्रीवेशंस बनाना है और नीचे लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस में आपको मेंशन कर देना है। आई होप आप इस टॉपिक से भी क्लियर हो गए होंगे कि आपको सबसे पहले टाइटल तो देना ही है नोट मेकिंग में, ठीक है। अब कंटेंट के नाम पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है हेडिंग से, कि किस चीज की सबसे पहले हेडिंग हम डालें और उसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। अब एक हेडिंग डाली, उसके सब पॉइंट्स। अब नेक्स्ट आपको पैराग्राफ आपने रीड करा हो तो आपको पता होगा ना कि और भी सब हेडिंग्स और हेडिंग्स बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ कि ये अब इसकी हेडिंग है और ये इसकी सब हेडिंग है। और एब्रीवेशंस मेंशन करना नहीं भूलना, जिस भी वर्ड्स को आप एब्रीवेशंस बना रहे हो हमें उसकी लिस्ट बनानी है। और सेकेंडली मेक श्योर जब भी आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट करो तो सब हेडिंग लिखो, सॉरी हेडिंग जो है आप लिखो, अब उसके साथ जो है सब हेडिंग मिक्सअप नहीं हो जाना चाहिए। ये आपके पेज का मार्जिन है, ठीक है, और मार्जिन के इस लाइन के साइड में आपने नंबर 1 डाल के लिखा है। अब इधर से आप सब पॉइंट कर रहे हो, सब हेडिंग बना रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मेक श्योर चेकर को भी समझ में आए कि आपने जो है अब हेडिंग के बाद सब पॉइंट लिखा है, सब हेडिंग लिखी है, तो जिसमें A B C करके अब मार्जिन के अंदर लिखो, ठीक है। ये मार्जिन के इस साइड में आ गया। अब जो है मार्जिन के बाहर लिखना है आपको सब पॉइंट्स, जहां दिखने में भी बहुत अच्छा होगा। अभी ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो आप, और बोर्ड्स के पेपर में ना सबसे ज्यादा इंप्रेशन ही आपकी देखी जाएगी कि आपने पेपर का इंप्रेशन कैसा रखा है, पेपर किस हिसाब से रखा है। जितना नीट एंड क्लियर और जितना क्लियर फॉर्म में लिखोगे ना, चेकर को भी चेक करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर सब हेडिंग्स और हेडिंग्स भी आपकी मिक्सअप नहीं हो जानी चाहिए, क्लियरली अच्छे से लिखो, ठीक है। सप्लीमेंट्रीज आपको प्रोवाइडेड तो होती है, जितना यूज करना है करो, बट मेक श्योर वेस्टेज नहीं करना है हमें उस चीज का, बट लिखना क्लियर फॉर्म में। अब
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नोट मेकिंग जो है अच्छे से कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, या फिर कह सकते हैं कि रीड द लाइंस एंड मेक सेंटेंसेस। समटाइम्स सॉरी, अब आपको जो है सेंटेंसेस भी दे सकते हैं कि ये सेंटेंसेस 5-7 सेंटेंसेस दे दिए और उसको जो है आपको अच्छे से इंटरप्रेट करना है और उसके भी अच्छे से 5-7 सेंटेंसेस लिखने हैं। हाँ, 5-7 सेंटेंसेस को भी और अच्छे से इंटरप्रेट करके लिखना है। अब व्हाट डज इंटरप्रेट मीन? पता है स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे ही करते हैं कि उनको इंटरप्रेट करना ही नहीं पता होता है कि इंटरप्रेट करना किसे कहते हैं। अब डेटा इंटरप्रिटेशन हेडिंग ही आपकी यही है और उसमें भी आप अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, एज इट इज डेटा को कॉपी कर रहे हो इन, बोलते हैं ना, रिटन फॉर्म। तो क्या ही मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन लिखने का। स्टूडेंट्स ना ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ पूछा जाता है सेक्शन ई में एट द एंड। मोस्ट प्रोबेबली सबने ग्राफ को जो है ना, ग्राफ आपको ड्राइंग फॉर्म में दिया होता है, ठीक है, उसको आप रिटन फॉर्म में करते हो। जहां तक मैंने देखा है सबकी यही मिस्टेक होती है कि जहां वो लोग मेंशन कर देते हैं। इस बहाने ना, डेटा इंटरप्रिटेशन के बहाने ना, आपको इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जनरली आपको दिया जाते हैं ना डेटा, और उसको इंटरप्रेट करके आपको ग्राफ को लिखना होता है। लेकिन सब स्टूडेंट्स मेंशन कर देते हैं एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। वो फर्स्ट सेंटेंस राइट है, लेकिन बाकी के जो सेंटेंस है एज इट इज डेटा को छाप देते हैं लाइन बाय लाइन कि इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें क्या लिखना है। नो, ऐसा करोगे तो चेकर सिर्फ आपको अटेम्प्ट के ही मार्क्स देंगे, क्योंकि डेटा को आपने लिखने की मेहनत ही नहीं करी, इंटरप्रेट करने की। एज इट इज मेहनत किसकी करी है? डेटा को रिटन फॉर्म में करने की, जो कि ड्राइंग फॉर्म में आपको दिया, आपने रिटन फॉर्म में कर दिया है। इंटरप्रेट करना किसे कहते हैं? खुद के अजम्पशंस, खुद आपने सोचा हो कि हाँ इसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि हाँ इसके अंदर मैं ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का एग्जांपल दूं, अब इंग्लिश में तो पता है आपको डिसाइडेड नहीं है कि ग्राफ ही आएगा, समटाइम्स पाई चार्ट्स भी आ सकते हैं या कैसे भी ग्राफ्स आ सकते हैं, डिपेंड करता है ना कि पाई चार्ट्स आ रहे हो या ग्राफ आ रहे हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो फिक्स है ना हमारा कि ग्राफ ही आएगा और उसे ही हमें इंटरप्रेट करना है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश में आप इंटरप्रेट कैसे करोगे पता है? मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आपको ये चार्ट दिया है, ठीक है, जहां पे इधर मैं लिख रही हूं जंक फूड, ओके, और यहाँ पे हेल्दी फूड, और यहाँ पे लिक्विड कंटेन करने वाले। जहां पे आपको डेटा इंटरप्रेट में लिखना क्या है कि आपको ये डेटा दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो और क्या लिख सकते हो, वो आपको लिखना है। अब इसके अंदर अगर आप ऐसा लिख दोगे कि जंक फूड का डेटा जो है वो 50% है, या फिर 30% है जो हेल्दी फूड का है, और 20% जो है वो लिक्विड का है, ऐसे 4 सेंटेंसेस आपने लिख दिए, और मान लो चौथा सेंटेंसेस आपका ये होगा कि पहले बार तो ये डेटा गिवन है फूड्स के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, कि हमें कैसा फूड कंटेन करना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस फिर भी एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन बाकी के 3 जो है बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल होगा। द रीजन इज कि आपने इस डेटा को भी जो है एज इट इज सेंटेंस फॉर्म में कर दिया है, रिटन फॉर्म सेंटेंस फॉर्म में कर दिया है। इसको इंटरप्रेट करना किसे कहेंगे? कि भाई जंक फूड 50% है, तो क्यों 50% है ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, अजम करना आना चाहिए कि भाई 50% इसलिए है क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो सब भाग रही है जंक फूड के पीछे। अभी आपको मम्मी रोटी सब्जी दे तो आप किसके पीछे भागोगे? जंक फूड के ना, कि नहीं भाई मम्मी ने आज ये खाना बनाया, हमें तो ये नहीं पता, चलो स्विगी जोमेटो हम ऑर्डर करते हैं, घर पे हमें खाना देने आ जाएंगे। तो ये सब आपको पता है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सब कर रहे हैं, तो लिखने के टाइम पे ये सारी चीजें, हमारी अजम्पशंस कहाँ चले जाते हैं? तो लिखने के टाइम पे भी जो है ये सारी बातें याद होनी चाहिए कि आज के जो यूथ है वो सारे जंक फूड के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंस भी जंक फूड को दे रहे हैं, बिकॉज उनके माउथ के टेस्ट को जो है वही चीज अच्छी लग रही है, वही चीज उनको अट्रैक्ट कर रही है। और यही रीजन है कि आज के यूथ जंक फूड में 50% है। हुआ ना इंटरप्रेट?
वन अपना अजम्पशन कि क्यों है कि भाई लोगों को जीभ पे यही स्वाद अच्छा लगता है, अभी घर वाला खाना अच्छा नहीं लगता है, और अगर उनको घर के खाने के लिए फोर्स भी किया जाए तो नहीं खाते, नहीं पसंद करते, क्योंकि उनके पीओवी से बाहर का खाना ज्यादा टेस्टी होता है ना। ये हुआ इसका इंटरप्रिटेशन जंक फूड का। जंक फूड का सेंटेंस खत्म, आपने खुद इंटरप्रेट किया कि कैसे आपको लिखना है। हेल्दी फूड, अब क्यों 30% ही हेल्दी फूड है कि भाई जो जिम को लेके कॉन्शियस होंगे या फिर जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगे, है ना, कि भाई बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रिकन है यार, हम बस ट्रेनिंग करनी है, हमें फिट बनना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। अब वैसे जो यूथ्स है, वैसे जो पीपल है, वो इंक्लूड होते हैं हेल्दी फूड में। वो कैसे इंक्लूड हो रहे हैं सिर्फ 30% ही? क्योंकि कुछ पीपल ही जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड साथ साथ में फूड अच्छा कंटेन कर रहे हैं, जो उनको पूरे दिन ये एनर्जी देती है एक्सरसाइज करने की, या सिर्फ बोलते हैं ना पूरे दिन भाग दौड़ करने की, है ना। अब जंक फूड के रिलेटेड आप सेकेंड सेंटेंस भी लिख सकते हो कि जंक फूड से हमें ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बेनिफिट्स नहीं है, इतने डिसएडवांटेजेस है कि हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, है ना। और यही 2 सेंटेंसेस हम इसके लिख सकते हैं कि हेल्दी पीपल क्या कंटेन कर रहे हैं, सेकेंड हेल्दी पीपल किस चीज के लिए क्यों अपने लिए कंटेन कर रहे हैं, कि भाई जो अपने लिए जिम फ्रिकन होंगे या फिर बोलते हैं ना हेल्थ फ्रिकन होंगे, वो लोग जो है अभी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और वही जो है इस चीज से जुड़े हुए, और यही चीज उनको लाइफ में एनर्जी देती है और उनके डे टू डे रूटीन बोलते हैं ना अच्छा रहता है। लिक्विड पे, अब समटाइम्स पता है कुछ पीपल ना सिर्फ लिक्विड पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कुछ ओल्ड पीपल्स का, है ना, आज की जनरेशन में उनकी एज ऐसी हो गई है कि वो खा नहीं सकते, तो जिसके कारण उनको लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहना होता है। समटाइम्स जिनको अगर मैं एग्जांपल दूं मुंह का कैंसर भी होता है ना, तो वो पीपल भी जो है समटाइम्स के लिए जब तक उनका ऑपरेशन हो जाता है, या ऑपरेशन से ऑपरेशन तक या ऑपरेशन के बाद का जो फेज होता है ना उनका, उनको लिक्विड पे ही रहना होता है। यही रीजन है कि सम पीपल लिक्विड पे इसलिए है क्योंकि उनकी हेल्थ ऐसी हो गई है, या तो फिर उनकी बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही कंटेन करती है, यही रीजन है। या समटाइम्स हम कह सकते हैं ना कि लिक्विड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी हुआ या फिर हम कह सकते हैं कोकोनट वाटर हुआ, जितने भी, ये पीओवी से भी हम लिख सकते हैं कि कुछ ओल्ड पीपल्स जो है वो खा नहीं सकते, इसके कारण ही लिक्विड पी रहे, या कुछ अपने को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है कि हाँ मुझे हाइड्रेटेड रहना है, वैसे पीपल भी जो है वो कुछ लिक्विड पे डिपेंडेंट है। असम्पशन करने जाओगे ना तो आपके दिमाग में फिर ख्यालों की बारिश ही हो जाएगी, बारात ही निकलेगी एकदम कि हाँ भाई इसको हम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो। एक बार सोचना स्टार्ट कर दोगे ना तो वो फिर आपका सोचना रुकेगा ही नहीं, आप सोचते जाओगे, जैसे रात को ओवरथिंक करते हो ना, ओवरथिंक करते जाते हो, ओवरथिंक करते जाते हो, फिर नींद आते आते बज जाते हैं 3, है ना। तो वैसे ही एग्जाम के टाइम पे भी हमें ओवरथिंक करना है, सेम सेम फॉर्मूला अपनाना है, लेकिन टॉपिक के लेके, टॉपिक को लेके ओवरथिंक करना है कि यार इसको इधर अपना वो बताओ ना टैलेंट ओवरथिंक का, कि भाई मेरे को ओवरथिंक करना तो अच्छे से आता है, लेकिन ओवरथिंक का टैलेंट आज मेरा इधर इंटरप्रिटेशन में काम आएगा, कि अगर ये चीज का टॉपिक ऐसे दिया हुआ है तो मैं इसको कितनी दूर तक कैसे सोच सकता हूँ। डू इट इंटरप्रिटेशन, है ना, डू योर इंटरप्रिटेशन एंड राइट। और यहाँ आपकी ओवर थिंकिंग भी जो है काम आ जाएगी, जो आपको वो बोलते हैं ना अंदर से अंदर ऐसे रहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ, इधर देखो पढ़ाई में भी आपकी ओवर थिंक काम आ रही है। वही तो चीज है, जगह मेंटेन करती है ना कि कैसी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हो, कि भाई यहाँ पे आप ओवर थिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो अपनी, यहाँ अपना टैलेंट बता सकते हो किधर डेटा इंटरप्रिटेशन में। कितने मिनट के लिए? सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, हाँ उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ओवर थिंक करने जाओगे तो फिर सेक्शन ही छूट जाएगा आपका। तो मेक श्योर इसमें भी आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ओवर थिंक करो लेकिन अच्छे से, और लिखो एकदम अच्छे से, लेकिन डेटा जो है वो इंटरप्रेट होना चाहिए, आपका खुद का अजम्पशन होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। गॉट इट? तो मेक श्योर कि आप क्लियर हो गए होंगे कि भाई एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं और 65 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो हम कैसे लिखते हैं।
अब सेक्शन डी का लास्ट टॉपिक जो कि है ईमेल राइटिंग, वो हम कवर करेंगे, जो कि ईमेल राइटिंग आपको पूछा जाता है 66 नंबर पे। अब 66 नंबर में ईमेल राइटिंग आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो है मैंने पूरा कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया है। ईमेल राइटिंग का एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है टू, फ्रॉम, सीसी, सब्जेक्ट, टू यानी कि रिसीवर और फ्रॉम यानी कि सेंडर। जो सेंडर है उसकी ईमेल आईडी फ्रॉम में आनी चाहिए एंड टू में हम लिखेंगे रिसीवर, जिसको हम देने वाले हैं या जिसके पास ये ईमेल पहुंचने वाला है उसका ईमेल आईडी जो है टू में आएगा। सीसी यानी कि थर्ड पर्सन होता है, जनरली थर्ड पर्सन का जो है मेंशन होता नहीं है, इसलिए हमेशा थर्ड पर्सन को जो है हम डैश में ही रखते हैं। बट ड्यू टू इसका फॉर्मेट है तो हमें इसको ऐसे ही लिखना होगा। सब्जेक्ट यानी कि आपको ईमेल किस टॉपिक पे दिया है, जिस भी टॉपिक पे आपको ईमेल लिखना है ना, वही सब्जेक्ट एज इट इज आपको वन लाइन में इधर लिख देना है और मेक श्योर ये चारों के चारों जो है बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चारों बॉक्स में आने के बाद ये चारों डिटेल्स फिल करने के बाद वन लाइन लीव करके सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सैल्यूटेशन से। सैल्यूटेशन यानी कि जहां हम स्टार्ट करते हैं डियर, उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं ना, जिसको भी हम सेंड करें, जहां हम रिस्पेक्टेड वर्ड भी यूज करते हैं, डियर वर्ड भी जो यूज करते हैं, डियर फ्रेंड, डियर रिलेटिव या फिर डियर अंकल आंटी या फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम टीचर, जिसे भी लिख रहे हो उन्हें सैल्यूटेशन के साथ स्टार्ट करना है। अब बारी आती है फर्स्ट पैराग्राफ की, जहां फर्स्ट पैराग्राफ में हमेशा सेंडर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए और फर्स्ट पैराग्राफ के एट द एंड में आपका पर्पस ऑफ राइटिंग होना चाहिए। एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में हमेशा इंट्रोडक्शन के वही होना चाहिए कि जहां सेंडर अपना इंट्रो दे रहा हो और सेकेंड सेंटेंस में आपको शॉर्टली बताना है कि मेरा ये पर्पस क्या है इस ईमेल को लिखने का। एक लाइन लीव करके जब फर्स्ट पैराग्राफ आपका खत्म हो जाता है, सेकेंड पैराग्राफ जो आपका मेन मैटर यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर आप ईमेल लिख रहे हो ना, वो जो है आपको सेकेंड पैराग्राफ में एक्चुअल में डिस्कस करना है और वही जो है इधर लिखना है। मेन मैटर पूरा का पूरा जो है सेकेंड पैराग्राफ में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ यानी कि कंक्लूजन, यहाँ आप डायरेक्टली कंक्लूजन लिखते हो, है ना। कंक्लूजन यानी कि आई होप एंड आई विश कि आप मेरी बात मानो, या आई होप कि ये मेरा काम हो जाए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही जनरली थर्ड पैराग्राफ जो है वो हम आई होप से ही लिखते हैं ना। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पैराग्राफ जहां मेन मैटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड कंक्लूजन यानी कि यहाँ पे आपका ईमेल पूरी तरीके से जो है क्लोज हो जाना चाहिए। अब ईमेल क्लोज होने के बाद लास्ट पॉइंट जो आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हम किसे बोलेंगे, जहां हम लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स फेथफुली और कह सकते हैं योर्स ओबीडियंटली, है ना। अब योर्स लविंगली पता है किसके लिए यूज करा जाता है, जो हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो उनके लिए, ठीक है। और वही योर्स फेथफुली किसके लिए यूज करा जा रहा है, जब हम किसी बड़े इंसान को या कोई पोस्ट वाला इंसान है, लाइक बोलते हैं ना कि हाँ हम किसी रिक्वेस्ट करते हुए ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं, एट दैट टाइम पे जो है हम यूज करेंगे योर्स फेथफुली। और जनरली जितने भी प्रोफेसर्स और टीचर्स को लिखे जाते हैं ना, उसमें हम यूज करेंगे योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। योर्स फेथफुली जिनको भी हम रिस्पेक्ट करते हुए लिख रहे हैं, वो जो बड़ी बड़ी पोस्ट में है वो। लेकिन वही बड़ी पोस्ट में जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स होंगे ना, या फिर हमारे प्रिंसिपल होंगे, उनको हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। और लविंगली जितने भी हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं उनको। अब ईमेल आपको पता होगा दो तरीके के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है इनफॉर्मल एंड सेकेंड इज फॉर्मल। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। इनफॉर्मल यानी कि वो ईमेल जिसे हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली को, इनफॉर्मल यानी कि किसी और को लिख रहे हैं, किसी रिक्वेस्ट करते हुए कोई रिस्पेक्टेड पर्सन को, वैसा ईमेल। अब फॉर्मल की जो स्टार्टिंग है
वो पता है कैसे होती है, टू फ्रॉम सीसी सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा कि मान लो फॉर्मल में इनफॉर्मल हम अगर लिख रहे हैं तो हमें अपना यानी कि सेंडर का जो ईमेल राइटिंग और ईमेल आईडी लिखना है, और सेकंड जिसको हम भेजने वाले उसका ईमेल आईडी आएगा। और हमारे इनफॉर्मल यानी कि लिखने का सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं एग्जांपल लूं बर्थडे पार्टी का, कि हम हमारे फ्रेंड को जो है इनवाइट कर रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है, इनफॉर्मल में कि भाई मेरा बर्थडे आने वाला है, अब तुम्हें जो है वो आना है। तो एक इनविटेशन लेटर हो गया ना ये, इनविटेशन ईमेल सॉरी। तो वही हम इधर लिख देंगे सब्जेक्ट में इनवाइटिंग माय फ्रेंड फॉर माय बर्थडे। ये हमारा हो गया एक लाइन का सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सैल्यूटेशन में हम क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोडक्शन देना है कि हम कौन है ना। उसमें अब फ्रेंड को लिख रहे तो फ्रेंड को कैसा इंट्रोडक्शन होगा, हम कौन है ऐसा तो नहीं दे सकते ना। हमें फ्रेंड हमारा जानता है इसलिए तो हम ईमेल लिख रहे हैं उसको। तो हमें एट दैट टाइम पे उसे उसके हालचाल पूछते हुए जो है स्टार्ट करना है कि हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फिर अपने बारे में भी कॉमा करके बताना है कि भाई आई एम फाइन। यही जो वे है वो प्रॉपर वे है इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग को लिखने का कि भाई हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ आर यू। वो हम पूछ लेते हैं ना पहले में कि व्हाट अबाउट यू, हाय आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। एंड तुम्हारा जो ईमेल है मुझे मिला, या फिर मेरी एग्जाम्स थी तो मैं बात नहीं कर पाया। मैं जो है ये ईमेल लिख रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए। ये हो गया ना हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट हमें मेन मैटर में उसे बताना है कि मैं जो है तुम्हें इनवाइट करने वाला हूँ मेरे बर्थडे के लिए, तो तुम्हें जो है बिना कोई एक्सक्यूज दिए मेरे बर्थडे पे जो है आना है। अब वो तुम कैसे भी एडजस्ट करो, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब हम जो है मिले। ऐसे करके कोई भी इंटरप्शन एंड अजम्पशंस मिला के हमें एक स्टोरी काइंड ऑफ बोलते हैं ना, सोच लेना है और सेकेंड मैटर में जो है पूरा लिख देना है कि हाँ भाई अब मेरे फ्रेंड को जो है मुझे इनवाइट करना है तो कैसा ईमेल होना चाहिए। इतना तो 12th स्टैंडर्ड को आता ही होगा ना। इसीलिए जो है मेन मैटर आप इजीली लिख पाओ और अट्रैक्टिवली लेकिन शॉर्ट लिख पाओ, उस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है। और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिख देना है कि आई होप तुम मेरी बात नहीं टालोगे और आओगे ही आओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस जो है मेरे बर्थडे में बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक एग्जांपल लिया है मैंने बर्थडे का, बाकी और भी जो है ईमेल राइटिंग कैसे लिखना है इनफॉर्मल आपको आइडिया आ गया होगा, है ना। तो आई होप तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करती है मेरे बर्थडे के लिए। यहाँ हमारा कंक्लूजन भी खत्म हो जाता है। लास्ट में हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स लविंगली। मेक श्योर अब उसमें योर्स जो है ना एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं आना चाहिए। योर्स मतलब योर्स ही आना चाहिए, नो एपोस्ट्रोफी एस। चेकर जो है आपको रॉन्ग दे देगा। योर्स लविंगली जो ही है आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए लिखना है। और जो आपने अपना इंट्रो दिया हो या फिर XYZ के साथ क्लोज कर सकते हैं, या समटाइम्स ईमेल में जो है सेंडर का नेम भी दे दिया होता है। तो मेक श्योर वैसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना है और क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में अच्छे से आपको रीड करना है, क्योंकि अगर सेंडर का नेम दे दिया हो ना आपको और रिसीवर का भी, तो आपको वही यूज करना है, फिर आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते, उसके भी जो है फिर मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अगर आपको सेंडर का नेम दिया है तो एट दैट टाइम पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स लविंगली करके आपको XYZ लिख देना, या फिर सेंडर का जो नेम दिया है वही। ऐसे जो है इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सेम फॉर्मेट फॉर्मल का भी रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन एंड क्लोजिंग। अब इसमें सैल्यूटेशन कैसी आ जाएगी फॉर्मल में कि भाई रिस्पेक्टेड सर टीचर। अगर हम किसी टीचर को लिख रहे हैं, या हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या फिर कमिश्नर को मान लो लिख रहे हैं, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं, तो एट दैट टाइम पे रिस्पेक्टेड सर ही आना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। सैल्यूटेशन ऐसे चेंज होगा जहां हमें वर्ड यूज करना है रिस्पेक्टेड। अब बात आती है फर्स्ट पैरा यानी कि इंट्रोडक्शन की। अब उसमें आप सेंडर हो, ठीक है। अब सेंडर को तो
कैसे जानेंगे सामने वाला? तो जिसके कारण आपको स्टार्ट ही फर्स्ट पैराग्राफ इससे करना है, आई XYZ, या फिर समटाइम्स आप स्कूल के टीचर को लिख रहे हो या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो आई XYZ ऑफ स्टैंडर्ड 9th एंड 10th, या फिर कह सकते हो ऑफ स्टैंडर्ड 12th स्टूडेंट, आपका रोल नंबर और आपकी स्कूल का नेम जो है आपको लिखना है। और ईमेल का जो पर्पस है वो भी सेकेंड लाइन आपको लिखनी है। फर्स्ट लाइन में अपना इंट्रोडक्शन, सेकेंड लाइन में जो है अपना ईमेल लिखने का पर्पस बताना है। सेम प्रोसेस, फर्स्ट लाइन में इधर अपना इंट्रो देना है ना, अपना इंट्रो बताना है। वैसे ही अगर हम कमिश्नर को भी लिख रहे हैं ना, तो उनको भी जो है अपना इंट्रोडक्शन बताना है। एट दैट टाइम पे हमें अपना घर का एड्रेस मेंशन करना होगा कि मैं जो है इधर रहता हूँ, पूरा एड्रेस नहीं, सिर्फ हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वो सिर्फ एरिया का नेम हमें बताना है। और सेकेंड लाइन में हमें लिखना है कि भाई हमारा ईमेल लिखने का पर्पस क्या है। टुडे आई एम राइटिंग दिस ईमेल फॉर अ इम्पोर्टेंट पर्सन, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि इस टॉपिक पे आप ध्यान दो कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ कंप्लेन लिखता हुआ हम ईमेल लिख रहे हैं, जैसे मान लो कमिश्नर को। तो एट दैट टाइम पे हम वर्ड यूज करेंगे आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ योर अटेंशन, कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है, तो उनका अटेंशन होगा तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिसके कारण आई होप आपको फॉर्मल के लिए फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है समझ आ गया होगा। सेकेंड पैराग्राफ में अब क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो बताना है, या तो फिर टीचर को या प्रोफेसर को लिख रहे हो समटाइम्स, तो आपको क्या चेंजेस चाहिए या आप भी स्कूल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो पूरा मेन मैटर जो है इधर आ जाना चाहिए सेकेंड पैराग्राफ में। अब रही बात थर्ड पैराग्राफ की, कंक्लूजन की, तो इसमें भी जो है हमें यही लिखना है कि आई होप यू लुक आउट इनटू द मैटर, जो जितने भी मैटर मैंने इधर डिस्कस किया है आप उस मैटर को देखोगे, मेरी यही उम्मीद रहेगी। और लास्ट में इनको थैंक यू करना है। यस, फॉर्मल में जो है हमें थैंकिंग यू लिखना होगा, थैंकिंग यू। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तीनों पैराग्राफ्स खत्म हुए, एक लाइन लीव करी, थैंकिंग यू, फिर से एक लाइन लीव करी। नेक्स्ट आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि अगर किसी सर टीचर या प्रिंसिपल को लिखा है तो योर्स ओबिडेंटली, और एक्सेप्ट सर टीचर या फिर बोलते हैं ना प्रिंसिपल, तब आपको यूज करना है योर्स फेथफुली, एंड सेंडर XYZ, जो भी हो नेम दिया हो तो नेम। गॉट इट? आई होप आप अब ईमेल के टॉपिक से जो है क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ईमेल लिखना चाहिए। स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ में क्या 2 लाइन लिखनी चाहिए, ठीक है, मेन मैटर के अंदर क्या पूरा मेन मैटर ही आ जाना चाहिए, और क्लोजिंग कंक्लूजन में जो है हमेशा आई होप से ही क्लोज कर देना चाहिए। और थैंकिंग यू जब फॉर्मल हो, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए ये तीनों जो है आप याद रखना। आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है सेक्शन डी का कवर भी हो गया और साथ साथ में समझ भी आया होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाकी का जो सेक्शन ई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।